हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4 द एलिंग प्लैनेट। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। मतलब जो एलिंग प्लैनेट किसको बोला है? देखिए, जो बीमार होता है ना उसे एलिंग बोला जाता है ना। जो कोई बीमार होता है उसे एलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जो एलिंग प्लैनेट है वो हमारे अर्थ को बोला गया है, यानी हमारा जो अर्थ है वो कैसा हो चुका है? बीमार हो चुका है, इसलिए उसे एलिंग प्लैनेट कहा गया है। तो अब हमारे बीमार प्लैनेट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट यानी कि हरित क्रांति हमको करना है, यानी हरियाली हमारी धरती पर हमको लानी है। और इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या हमारा रोल है, इससे क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है, हमारा प्लेनेट इससे सही हो रहा है, बच रहा है, ये सब कुछ हमारे चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर द एलिंग प्लेनेट। इसके राइटर हैं नैनी पाखीवाला। ठीक है, ये एल इसमें साइलेंट है, नैनी पाखीवाला। The following article was written by Naini Pakhiwala and published in Indian Express on 24 November 1994. The issues that raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. क्या कह रहे हैं कि आज का जो आर्टिकल है ये लिखा गया नैनी पाखीवाला के द्वारा, एंड ये पब्लिश हुआ था, यानी ये छापा गया था किसमें? इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर आता है उसमें छापा गया था 24 नवंबर 1994 को। इसमें द इशू उठाए गए थे, यानी जो टॉपिक उठाए गए थे, जो भी मुद्दे थे वो किसके ऊपर थे? वो थे डिक्लाइनिंग, यानी गिरती हुई हेल्थ, स्वास्थ्य। गिरती हुई हेल्थ, किसकी हेल्थ गिर रही है? अर्थ की, धरती का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसको दिखाने के लिए इसमें इशू उठाए गए थे एंड कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, और वो आज तक अभी तक कंटिन्यू है, लगातार उसके लिए लोग काम कर रहे हैं और ये आर्टिकल अभी भी बार बार छपता रहता है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट। अब राइटर हमसे कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मूवमेंट को ज़्यादा दिनों तक क्या नहीं रख सकते? याद नहीं रख सकते। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार की हिस्ट्री में, विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेसेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। वो कह रहे हैं कि अभी तक की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिसको लोगों ने, मूवमेंट यानी कि जो क्रांति हम लोग करते हैं, जो आंदोलन हम करते हैं, है ना, रिकॉल होता है याद करना। तो बोल रहे कोई भी याद नहीं रख सकता संसार की हिस्ट्री में एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा क्रांति जो कि लोगों की इमेजिनेशन में ग्रिप्ड है, यानी कि जो सिर्फ सोच में ग्रिप्ड है। लोगों को अभी कंप्लीटली नहीं पता है कि ये आंदोलन क्या है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं, इस इमेजिनेशंस में सबके है। लेकिन ठीक है, पूरी एंटायर ह्यूमन रेस यानी हर व्यक्ति को इसके बारे में पता है एंड कंप्लीटली पता है, पूरी तरीके से पता है। एंड ये जो मूवमेंट है ना, ये रैपिडली, बड़ी स्पीड से चल रहा है एंड करीब इसको चलते चलते कितने साल हो चुके हैं? 25 ईयर्स अगो, यानी 25 साल हो चुके हैं इस मूवमेंट को चलते चलते। और ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा होगा जो इतने साल चला होगा और हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होगा। देखिए, हर व्यक्ति का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख क्या कह रहे हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ये सिर्फ इंडिया का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे संसार का मूवमेंट है, पूरे संसार का क्या है, एक आंदोलन है। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में संसार की पहली एक नेशन वाइड, यानी सारे जो भी जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं पूरे यहाँ धरती पर, उन सारे देशों ने मिलकर एक पार्टी फाउंड की, जो कहाँ पर फाउंड हुई? न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है और आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं बहुत, और हमारी धरती की जो सेहत है वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रही है। लेकिन बहुत 1% की रिकवरी है और 99% की अभी उसकी क्या बोलते हैं, डिक्लाइन है, यानी अभी वो 99% तो डिस्ट्रॉय हो रही है, 1% वो सुधर रही है, क्योंकि सुधारने वाले लोगों की अभी कमी है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स
irrevocably from the mechanistic view of a holistic and ecological view of the world. क्या कह रहे हैं वो? वी हैव शिफ्टेड, हम शिफ्ट हो चुके हैं। पहले देखिए, अब 25 साल पहले की बात चल रही है, तो कह रहे हैं हम शिफ्ट हो चुके हैं एक होप से इररिवोकेबली यानी कि देखो, हमने आशा की थी कि हम ये मूवमेंट को बहुत आगे तक ले जाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो आशा है वो अब डबल शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि डबल चेंज हो चुकी है। हमें पता है हमें हमारा काम कैसे करना है। इररिवोकेबली यानी बिना रुके, बिना कोई बीच में अड़चन आए। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, देखिए मैकेनिस्टिक व्यू यानी अभी तक हम मैकेनिकल एनर्जीज का यूज़ कर रहे थे, यानी हम सोच रहे थे कि जितना हो सके अपन जो बड़े बड़े मैकेनिज्म हैं, मैकेनिस्टिक हैं, वो लोग क्या करें, इसका पूरा संसार का एक डाटा इकट्ठा करें और पता करें कि कितना कहाँ कहाँ पर धरती जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। यानी अब धरती का डिस्ट्रक्शन होना, यानी धरती का विनाश होना कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? जंगलों के खत्म होने से। ठीक है, जितने ज़्यादा जंगल खत्म हो जाएंगे धरती से, उतनी ही हमारी धरती खतरे में आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने अपने मैकेनिज्म को थोड़ा चेंज किया। हॉलिस्टिक होता है एक संपूर्ण, पूरा, और इकोलॉजिकल यानी कि ये इसका क्या बोलते हैं, इकोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, सब कुछ आ जाता है। तो पूरा इकोलॉजिकल और हॉलिस्टिक व्यू संसार का हमने देखना शुरू किया। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी। देखिए, ह्यूमन परसेप्शंस यानी लोगों की मान्यताएं। ये जो हम अभी तक जितना दिमाग लगाया था, जितना सोचा था कि धरती को कहाँ कहाँ से नुकसान हो सकता है, वो सारा सिर्फ ह्यूमन के परसेप्शन पे डिपेंड था। यानी लोग जो सोचते थे ना कि नहीं यार, केवल इस चीज़ से धरती को नुकसान हो रहा है, बस वो चेंज हुआ, लोगों को पता चला, एक रेवोल्यूशनरी क्रांति आई कि किस किस चीज़ से धरती को नुकसान है। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। देखिए, अभी तक हमारी क्या सोच थी कि केवल हम जहाँ रहते हैं केवल वही एक प्लेनेट है, और वही क्या है, एलिंग है, बीमार है, वही प्लेनेट बीमार यानी खराब है। लेकिन अभी कॉपरनिकस ने इंट्रोड्यूस कराया, कॉपरनिकस ने बताया बाद में कि उसने मानव जाति को सिखाया, टॉट यानी सिखाना, पढ़ाना। उसने मानव जाति को, मैनकाइंड यानी मानव जाति को सिखाया। कब? 16th सेंचुरी में। हम अभी कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 16वीं शताब्दी में उन्होंने बता दिया था कि जो अर्थ है और जो अर्थ के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वो सभी क्या हैं, अभी खतरे में हैं। ठीक है, तो for the first time in human history there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानव की हिस्ट्री में पहली बार, फर्स्ट टाइम, देर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होती है जागरूकता। तो संसार में जागरूकता फैली, ग्रोइंग यानी बढ़ी, जागरूकता बढ़ी। किस बात को लेकर जागरूकता बढ़ी? कि भाई जो अर्थ है, अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। धरती भी हमारी एक जीवित रहने वाला प्राणी है। कौन? धरती। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ, इनॉर्मस बीइंग यानी बहुत विशाल, इनॉर्मस बहुत बड़ा, बहुत विशाल, इनॉर्मस हो गया बहुत बड़ा, बहुत विशाल, है ना? आपको पता ही है धरती कितनी बड़ी है। तो बहुत विशाल बीइंग, लिविंग बीइंग यानी कि ऐसा जीवित प्राणी है धरती, विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम लोग पार्ट्स हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हाथी है और उस पर छोटे छोटे अगर कोई चींटी मीटी चढ़ रही हो या कोई कीड़े मकोड़े छोटे छोटे चल रहे हो, तो वो हम लोग हो गए। तो ऐसे धरती एक विशाल जीव है और हम उसके छोटे छोटे पार्ट हैं, हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। धरती की भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। देखिए, मेटाबॉलिक नीड्स क्या होता है? जैसे हम लोगों की मेटाबॉलिक नीड्स हैं खाना, पानी, है ना, और भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह। तो ये हमारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं। नीड्स यानी ज़रूरतें, क्योंकि हम इनसे हम क्या करते हैं, इन्हीं से हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम काम कर पाते हैं। तो इसी तरह धरती की भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उसकी वाइटल प्रोसेसेस हैं। वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिसको ज़रूरत है रिस्पेक्ट करने की और उसको बचा के रखने की। रिस्पेक्ट यानी उसका आदर करो, सम्मान करो और उसको बचा के रखो। अब धरती की ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें बचा के रखना है? नंबर 1 पे आता है आपके पेड़।
ठीक है, हमें पेड़ सबसे बड़े वाइटल मेटाबॉलिक नीड है उसकी, किसकी? धरती की। अगर पेड़ नहीं रहेंगे धरती पर तो धरती हमारी धीरे धीरे बूढ़ी होके मर जाएगी। अब धरती मरेगी तो हम का जिंदा रहेंगे, हम भी मरेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं वो? द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ के धीरे धीरे बहुत ऐसे ऐसे साइन नजर आ रहे हैं, साइन यानी चिन्ह, निशान ऐसे नजर आ रहे हैं जो रिवील कर रहे हैं, खोल रहे हैं क्या, कि जो धरती है ना वो पेशेंट होती जा रही है। पेशेंट मतलब मरीज, उसकी जो हेल्थ है ना वो डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी हेल्थ ढलती जा रही है, उसकी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसकी जो शरीर है धरती का वो डिक्लाइन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet. हम लोगों ने शुरू कर दिया है रियलाइज करना यानी महसूस करना। हम लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है एथिकल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन होती है ड्यूटी, हमारे कर्तव्य। इथिकल होता है इथिक्स, यानी एक मोरल जो बोलते हैं ना हम, एक नैतिक हमारा कर्तव्य है। अब हम लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि भाई हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ड्यूटी हैं, कुछ कर्तव्य हैं कि हम उस प्लेनेट के प्रति क्या रहें, अच्छे रहें, गुड रहें। यानी हमारे जितने भी स्टीवर्ड्स हों, हमारे जितने भी कर्म हों वो धरती की भलाई के लिए हों, ना कि धरती को नष्ट करने की। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और हम ही लोग तो इसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कौन होता है? जैसे हमारे फादर की कोई जायदाद है तो हम आगे चल के उस जायदाद को हम ही लेंगे, तो वो जायदाद के ट्रस्टी हम हो गए। तो इसी तरह ये धरती भी एक जायदाद है, एक एक खजाना है जिसके हम लोग ट्रस्टी हैं। आगे चल के हम इसको अपने जनरेशन्स को लेगेसी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ जाना, लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन्स। तो भविष्य की जो जनरेशन आने वाली हैं, जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं, तो हम उनको ये खजाना देने वाले हैं ना। हमारा ये खजाना जो हमारे पास है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यही चीज़ हमारे आने वाली जनरेशन्स को दें। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा ख़त्म किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपके पापा हैं, आपके पापा ने कुछ लाख रुपए बैलेंस रखा है अपने उसमें बैंक में, और अब आप बड़े हो रहे हो तो पापा पूरा अपना बैलेंस ख़त्म करके चले जाएं, खेल कूद के जितना भी यूज़ कर लें, पूरा घूम घाम लें और बैलेंस पूरा खाली। अब आप आने वाली पीढ़ी हो, आप कहोगे पापा हमें दीजिए कुछ, आपने बचा के रखा होगा। तो पापा कह रहे हैं हमारे पास तो नहीं है कुछ भी। तो अब आपको कैसा लगेगा कि यार हमारे पूर्वजों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो यही सेम चीज़ आपको कहाँ पर फॉलो करना है? धरती पे। यानी धरती पर इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं, जैसे ये वाली जो धरती के अंदर कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, तो हम ये सारे जो रिसोर्सेज धरती में अंदर हैं वो सब रिसोर्सेज हम यूज़ कर ले रहे हैं, निकाले ले रहे हैं। जितने पेड़ लगे हुए वो सब हम काट काट के यूज़ कर ले रहे हैं, लकड़ियों का इतने हम लगा नहीं रहे हैं। तो हम क्या हो जाएगा फिर, हम भी तो फिर वो गैर जिम्मेदार पीढ़ी कहलाएंगे, है ना, कि हमने अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट इसी चीज़ से आया है, यानी ये जो दृष्टिकोण आया है ना, ये इसी पर आया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एक साथ चलने वाला डेवलपमेंट। अगर हम अपना डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ धरती भी विकसित रहनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपना घर तो बना लिया, लकड़ियों से बढ़िया आलीशान घर बना लिया और वहाँ वो पेड़ पौधे सारे काट दिए, वो धरती बंजर कर दी हमने। तो ये नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक साथ चलने वाला विकास होना चाहिए, एक कंटिन्यू विकास होना चाहिए। वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1907। तो कह रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ना, इसकी बात कब उठी, ये कब पॉपुलर हुआ? 1987 में, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड का कमीशन है पर्यावरण और इसके विकास के वाला, पर्यावरण के विकास को लेकर जो कमीशन बनाया गया है, उसने 1987 में ये कॉन्सेप्ट लाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इन इट्स रिपोर्ट, उस कमीशन की रिपोर्ट में, इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। देखिए वही अभी मैंने जो समझाया कि इसने क्या बताया अपनी रिपोर्ट में कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो हमारी अभी प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा कर दे। प्रेजेंट की नीड्स यानी ज़रूरतें, हमारी प्रेजेंट में अभी वर्तमान में जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर दे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग के, यानी बिना किसी भविष्य में जो हमारी जनरेशन आने वाली हैं उनकी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। कॉम्प्रोमाइज़ करना यानी
एक त्याग कर देना है ना, उसके साथ समझौता कर लेना। तो भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना हमें ऐसा काम करना है कि हम अपनी भी ज़रूरतें पूरी करें और आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरतें पूरी हो सकें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, कि बिना जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं संसार की, उन रिसोर्सेज को ख़त्म किए बिना जो भविष्य में आने वाली जनरेशन्स के काम आने वाली हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल्स ऐसी कुछ रिसोर्सेज हमको क्रिएट करनी चाहिए, यानी आर्टिफिशियल कुछ नकली ऐसा बनाकर, जैसे कि सोलर एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जो कभी नहीं ख़त्म होगी, आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ कर सकती हैं उसे और हम भी कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज धरती के अंदर हैं उनको हमें बचा के रखना चाहिए, पेड़ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं धरती पर उनको हमें बचा के रखना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य हो जाएगा एक करने का, है ना। दूसरा है इन द जू एट लुसाका, ये बता रहे हैं कि एक जो जू है, एक चिड़ियाघर है, जू यानी चिड़ियाघर, लुसाका जाम्बिया एक जगह है, वहाँ पर देयर इज़ अ केज, एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। और जब आप उस पिंजरे के अंदर जाएंगे, इनसाइड द केज, उस पिंजरे के अंदर जाएंगे, देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, वहां पर कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन एक मिरर रखा हुआ है, मिरर मतलब एक शीशा रखा हुआ है, जहां पर उस शीशे में आप अपने आप को देखते हैं। मतलब बाहर नोटिस लगा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, तो आप बड़ा उत्सुक हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे देखने के लिए कि यार ऐसा कौन सा जानवर है, तो आप अंदर जाएंगे। आप अंदर क्या देखेंगे, एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जिसमें आप खुद को देखते हैं। तो वो उनका कहने का मतलब क्या है कि सबसे खतरनाक जानवर धरती का कौन है, इंसान। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, एफर्ट कर रही, कोशिश कर रही हैं धरती को बचाने की, नए अपने अपने तरीके से। एंड अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और अब ये जो खतरनाक जानवर है संसार का, इसके प्रति, इसमें अब लोगों के प्रति अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ हम सबसे खतरनाक हैं, हम सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको फिर से जोड़ना चाहिए, सही करना चाहिए, यानी इसको सही करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. उसे रियलाइज होना चाहिए विजडम ऑफ शिफ्टिंग, यानी हमें ये दिमाग होना चाहिए हमारे अंदर कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो पार्टनरशिप पर बेस हो, हम ये नहीं कि दूसरे को दबाकर हम आगे बढ़ें। हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ आगे वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को भी मिला के चलना है। तो एक सिस्टम हमको क्रिएट करना है, हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए, हमें ये इतनी अकल होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए कि हम एक सिस्टम बेस्ड काम को छोड़कर किसी को, ये नहीं किसी को दबाते चलो और आगे बढ़ते चलो, नहीं, ये नहीं करना है, हमें पार्टनरशिप पे काम करना है, यानी हमको पार्टनर बन के चलना है, बराबर बराबर सबको मिलना चाहिए। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट, कैटलॉग्ड होता है एक लिस्ट बनाना, ठीक है, तो वो ना साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, साइंटिस्ट ने एक लिस्ट बनाई है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज। कितनी स्पीसीज मिल गई हैं उनको, स्पीसीज यानी प्रजातियां, कितनी, 1.4 मिलियन, यानी कि 10 लाख और 4,000, यानी कुछ 10 लाख 40 हज़ार के करीब उनको अभी क्या मिल गई हैं, प्रजातियां मिल गई हैं, ये धरती पर रहती हैं, स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज, विथ विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिनके साथ जो इंसान है वो धरती को शेयर करता है ना, क्योंकि धरती पर हम अकेले नहीं रह रहे हैं, धरती पर सिर्फ हमारा हक नहीं है, वो जो बची हुई जैसे आपको पता होगा 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख में से हम एक योनि हैं, बाकी 83,09,999 जो भी हैं, वो सारी प्रजातियां भी धरती पर रह रही हैं, तो वो भी धरती को यूज़ करती हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, वो कह रहे हैं एस्टिमेट यानी अंदाज़ा हम लगाएं तो बहुत ज़्यादा वाइडली, बहुत ज़्यादा ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जो अभी तक ढूंढे ही नहीं गई हैं, जो अभी तक मिली ही नहीं है, कैटलॉग ही नहीं हुई है। देखिए साइंटिस्ट ने अगर 10 लाख 40 हज़ार स्पीसीज भी पकड़ ली हैं ना, देख ली हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम लोगों से कोई कहे ना कि आप धरती पर रहने वाले 1,000 जीव के नाम बता दीजिए, तो हम वो भी नहीं बता पाएंगे, है ना, हम 1,000 के भी नहीं बता, 100 बताना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
क्योंकि हम 100 जानवरों को ही, जो जितने छोटे छोटे जीव और बड़े से बड़े पक्षी जानवर भी हम गिना देंगे तो भी हम 100 तक ही पहुंच पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने कितना डिस्कवर कर लिया है? 1.4 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर कर ली हैं और अभी 84 लाख बची हुई हैं, यानी केवल 10 लाख हुई हैं अभी। अभी तुम्हारी कितनी बची हुई है? 70 लाख, 16-17 लाख, 60-70 लाख स्पीसीज अभी बची हुई हैं। तो सोचिए वो कहाँ होंगी, कैसी हालत में होंगी। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed and ignominious darkness। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, यानी देखिए बायोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं जानवरों के बारे में, स्पीसीज के बारे में। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने 3 to 100 मिलियन यानी 3 से करीब 100 मिलियन और स्पीसीज पता करी हैं जिनका अभी तक नाम नहीं है। उन स्पीसीज को इन्होंने अभी तक नाम नहीं दिया है और वो इग्नोमियस डार्कनेस में है। इग्नोमियस डार्कनेस यानी एक ऐसा अंधकार जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, जहाँ हमारा जाने का कोई तरीका ही नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। और वहाँ रहने वाले जीवों को फिर नाम कैसे दें? क्योंकि नाम हम उनकी जो एक्टिविटी होती है उसके बेस पे हम नाम देते हैं, जो वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। तो अभी उन लोगों का नाम भी नहीं रखा गया है, वो ऐसे अंधकार में है वो प्राणी। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which has a distinguished Indian as one of its members। देखिए अभी अभी इंटरनेशनल कमीशन ने एक अर्ली इंटरनेशनल कमीशन बनी है जिसने इंटर एलिया करना यानी कि संसार के जितने भी देश हैं सभी देशों के साइंटिस्ट से मिलकर एक बातचीत करना इसके ऊपर। वहाँ पर ये क्वेश्चन, उन्होंने मीटिंग की होगी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन निकल कर आया कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को एक साथ कैसे लेके चलें। देखिए इकोलॉजी में इंसान भी कंबाइंड होता है और इन्वायरमेंट में जानवर और जो हमारा पहले से है, यानी प्रकृति जो है हमारा एटमॉस्फेयर है वो पहले से बना हुआ है। इकोलॉजी में हम लोग आ जाते हैं। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में कैसे लेके चलें, वो उसके ऊपर एक ब्रांड कमीशन बनाया गया जिसमें कई सारे मेंबर्स को रखा गया, जिसमें से एक हमारे ढूंढे हुए हमारे इंडिया के बेस्ट एक इंडियन भी मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन। जो पहली रिपोर्ट आई थी इस कमीशन की वो क्या, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment। क्या हम अपने आने वाले सक्सेसर्स के लिए, सक्सेसर भी वही आने वाली पीढ़ी को बोल रहे हैं, वो जो हमारे आगे भविष्य में पीढ़ी आने वाली हैं उनको बोल रहे हैं कि हमारे क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा प्लेनेट खरोंचा हुआ स्कॉस्ट प्लेनेट देने वाले हैं जो खरोच चुके हैं, जिसको पूरी तरीके से, जिसको हम किस में डेवलप कर चुके हैं, एडवांस कर चुके हैं, डेजर्ट में। यानी पेड़ तो बचा नहीं है तो अब क्या बचा, केवल रेगिस्तान बचेगा। और इम्प्रोवरिज लैंडस्केप होते हैं धरती के एक टुकड़े। तो ऐसे ऐसे धरती के टुकड़े जहाँ पर खेती भी नहीं कर सकते अपन, यानी बंजर भूमियाँ। और एलिंग एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बीमार है, यानी उस एटमॉस्फेयर में अगर आप जाओगे तो बीमार हो जाओगे। ऐसा इन्फेक्शियस है ना, वायरस भरा हुआ जो एनवायरनमेंट है वो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या हम ऐसा करने वाले हैं। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four। तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन जो थे उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इस बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे धरती के प्रिंसिपल के ऊपर, यानी धरती के कुछ सिद्धांत हैं उसके बायोलॉजिकल सिस्टम के। वो क्या है सिद्धांत? एक तो फिशरीज, यानी धरती पर फिश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिश हैं तो हमारे पानी के अंदर के जितने भी जीव हैं उनका भोजन बन रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट, यानी जंगलों में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उनके लिए जो पेड़, हमारे फॉरेस्ट जो है, जंगल हैं, वो घर हैं, तो वो भी उनका एक खजाना है। ग्रासलैंड, यानी जो घास के मैदान हैं, वो हमारे बड़े बड़े जीव जंतुओं के लिए जो घास खाते हैं उनके लिए जरूरी हैं। एंड क्रॉपलैंड्स हम इंसानों के लिए जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बंजर भूमि होंगी तो हम लोग कहाँ से खेती करेंगे, तो क्रॉपलैंड का होना भी जरूरी है, खेती की जमीन भी होनी चाहिए। तो ये चार जो पॉइंट उन्होंने उठाए हैं, ये सिस्टम हमको संभाल के रखना है धरती पर। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, और ये जो चार सिस्टम है ना, ये फाउंडर हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के, यानी संसार के पूरा जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम यानी जो
हमारा पैसे का लेन देन है वो इसी पे बेस है। अगर ये 4 सिस्टम सही हैं तो हम ढंग से चल पाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन पक्का है। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, अगर हम फूड को सप्लाई करने की बात करें तो बच्चों ये मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो यहीं स्टॉप होता है। अगला जितना बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। तब तक के लिए क्योंकि वीडियो 25 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी, ज़्यादा बड़ी वीडियो मुझे नहीं बनाना है। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।